तो चलो पढ़ते हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम कैटालिसिस का मतलब ये होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से कारक, कौन कौन सी चीजें सेल के अंदर प्रभावित करती है, यानी किन किन चीजों की वजह से एंजाइम क्या होता है, प्रभावित होता है, एंजाइम का काम क्या होता है, अफेक्ट होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एंजाइम की मैकेनिज्म को क्या करती हैं, अफेक्ट डालती हैं, एंजाइम की मैकेनिज्म पर, उसकी एक्टिविटी पर, उसके फंक्शन पे क्या करती हैं, अफेक्ट डालती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कैटालिसिस, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक फैक्टर आपका यहां पर सबसे पहला क्या लिखा हुआ बच्चों, टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर क्यों, टेम्परेचर क्या करता है, मैंने ऑलरेडी आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था कि एंजाइम की प्रॉपर्टी में उसका टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी एंजाइम के वर्क करने के लिए ना। हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करता है और जल्दी से अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, ठीक है ना। आमतौर पे एंजाइम जो होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर या फिर बहुत लो टेम्परेचर पे डीनेचुरेट हो जाते हैं, मैंने बताया था ना, ठीक है ना। तो बेटा टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द कैटालिसिस ऑफ एंजाइम, विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। और हर एक एंजाइम का एक अनुकूल तापमान है, हर एक एंजाइम का एक फेवरेबल वैल्यू होती है टेम्परेचर की। वो टेम्परेचर जब उस एंजाइम को मिलता है तो वो सबसे अच्छी तरीके से क्या करता है, रिएक्शन में अपना काम करता है, वो रिएक्शन में सबसे अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करता है। हर एक एंजाइम का एक स्पेशल, एक फेवरेबल, एक फिक्स टेम्परेचर वैल्यू होती है और अगर वो टेम्परेचर वैल्यू उसको मिल जाए तो वो एंजाइम क्या करेगा, सबसे अच्छी तरीके से रिएक्शन में अपना काम करेगा, मतलब उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, हिंदी में बोलते थे ना, उसकी दक्षता बढ़ जाएगी और वो बहुत तेजी से क्या करेगा, अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर समझ में आया ना कि आमतौर पे एंजाइम्स क्या करते हैं, एक रेंज मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 20 से लेकर 30 या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो रेंज है, दैट रेंज इज सुटेबल फॉर द वर्किंग ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि हर एक एंजाइम का एक अपना खास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर उसको मिल जाता है तो वो एंजाइम सबसे बेस्ट तरीके से क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस, अपना वर्क करता है, ठीक है ना। ये हो गया पहला फैक्टर ना, यानी बहुत टेम्परेचर अगर रिएक्शन में ज़्यादा हो जाएगा या बहुत टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की जो कैटालिसिस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंजाइम डीनेचुरेट हो जाएंगे और रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। समझ में आ गई बात ना। दूसरा फैक्टर क्या है, पीएच। सेम वैसे ही इसको भी मैंने ऑलरेडी आपको एक लेक्चर में बताया था प्रॉपर्टी में कि हर एक एंजाइम का एक पीएच रेंज होता है, मैंने एक पीएच रेंज भी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि 6 से 8 पीएच वैल्यू पर ज़्यादातर एंजाइम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। 6 से 8 पीएच वैल्यू पर ज़्यादातर एंजाइम क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं। ऑप्टिमम पीएच समझ में आया ना कि एक वह अनुकूल तापमान, एक वह फेवरेबल टेम्परेचर जिस पर कोई एंजाइम सबसे ज़्यादा क्या होता है, इफिशिएंट होता है, वर्क करता है ना, उसको हम, उस फिक्स पीएच वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच का हो गया। अगला आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे, एंजाइम कम होंगे तो ऑब्वियसली एंजाइम जो है धीरे धीरे सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट जो होती है वो इनडेफिनिट तो होती नहीं, बहुत सारी एक्टिव साइट तो होती नहीं ना। अब एक एंजाइम पे कितनी एक्टिव साइट हैं और कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, उतनी एक्टिव साइट हैं जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तब तो सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर एक एक एक्टिव साइट में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। लेकिन अगर एक्टिव साइट्स के नंबर के कंपैरिजन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक समय में ही आकर एंजाइम से अटैच नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब कि अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की संख्या यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एंजाइम की जो कैटालिसिस का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी ना। और इसी का उल्टा अगला है क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम की मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा और जल्दी से जो है सारे सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाएगा बहुत कम टाइम में, है ना। तो इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज हाई देन द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो हाई, बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज हाई देन द
स्पीड ऑफ रिएक्शन इज लो। ठीक है ना, ये उल्टा हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट रिएक्शन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, ये दो इसमें हो गया। अगला और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब कि ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं सेल के अंदर, एंजाइम भी प्रोटीन है, लेकिन इसके अलावा कुछ और तरह की प्रोटीन्स होती हैं, कुछ और तरह के मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं सेल के अंदर, जो तरह तरह से क्या करते हैं, एंजाइम को काम करने से रोकते हैं, जो एंजाइम की कैटालिसिस को इनहिबिट करते हैं, मतलब उसको स्लो करवा देते हैं ना। वो नहीं चाहते कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जल्दी से चेंज करे, तो वो एंजाइम को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे जो भी फैक्टर्स हैं, ऐसे उन फैक्टर्स को हम इनहिबिटर बोलेंगे। ठीक है ना, तो इनहिबिटर मतलब कि दोज फैक्टर्स विच इनहिबिट द कैटालिसिस ऑफ एंजाइम। ठीक है ना, जो भी एंजाइम के काम को धीमा करेगा, रोकेगा, सुस्त कर देगा, एंजाइम को प्रभावित करेगा, उसको काम करने से रोकेगा, ऐसे सभी फैक्टर्स को आप क्या बोलोगे, इनहिबिटर बोलोगे, रोकने वाला। ठीक है ना, इनहिबिटर 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। सबसे पहला जो इनहिबिटर है उसको बेटा आप लोग बोलते हो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बेटा? हाँ, क्या बोलते हो? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखो इधर देखो, इनहिबिटर 4 तरह के होते हैं मेनली। पहला जो है दैट इज क्या? कॉम्पिटिटिव, COMPETITIVE। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, एक्टिविटी को स्लो करेगा। कैसे करेगा? ध्यान से सुनना। ये क्या करेगा? ये एंजाइम की एक्टिव साइट में जाकर अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एंजाइम की एक्टिव साइट में जाकर अटैच हो जाएगा। क्यों ये अटैच हो जाएगा वहाँ पे? क्योंकि जो इसका शेप होता है वो एंजाइम के ओरिजिनल सबस्ट्रेट के शेप के जैसा होता है। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि ये ऐसा इनहिबिटर, इसको क्यों कॉम्पिटिटिव कहते हैं? क्योंकि इसका जो शेप है वो इस एंजाइम के ओरिजिनल सबस्ट्रेट के शेप के इक्विवेलेंट है, उसी के जैसा है। इसीलिए ओरिजिनल सबस्ट्रेट के आकर एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट होने से पहले ही ये आकर उस एक्टिव साइट में क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। कौन? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और सोचो, अगर ये आकर एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा तो इसका मतलब कि एंजाइम की एक्टिव साइट में उसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट आकर अब फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस जगह को तो इसने ऑक्युपाई कर लिया है ना, उस जगह को तो इसने घेर लिया है। किस जगह को? एक्टिव साइट को। अच्छा, ये क्यों वहां पे फिट हो गया? क्योंकि ये बिल्कुल उसी के जैसा था। किसके जैसा? ओरिजिनल सबस्ट्रेट के जैसा। इसीलिए इसका भी शेप वैसा ही था, तो ये आराम से जाकर एंजाइम की एक्टिव साइट में ओरिजिनल सबस्ट्रेट के जुड़ने से पहले जाकर ये जुड़ गया। अब ओरिजिनल सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये उस जगह को ब्लॉक कर चुका है। ठीक है ना? तो बेटा जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा ही नहीं तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, है कि नहीं? उसमें एंजाइम काम कहाँ कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से इसने एंजाइम की एक्टिविटी को क्या किया? अफेक्ट किया। एंजाइम के काम करने की जो प्रोसेस है उसको इसने क्या कर दिया? स्लो कर दिया। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज सिमिलर टू द ओरिजिनल सबस्ट्रेट, इट्स शेप इज सिमिलर टू द ओरिजिनल सबस्ट्रेट ना, और इसलिए ये जाकर एंजाइम की एक्टिव साइट में ओरिजिनल सबस्ट्रेट से पहले ही जुड़ जाता है। ठीक है ना, ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट से पहले ही जाकर एंजाइम की एक्टिव साइट में जुड़ जाता है, और इस तरह से ओरिजिनल सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ नहीं पाता और ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होता। और जब ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर जो आगे के स्टेप हैं वो कहाँ होंगे ना। तो इस तरह से इसने क्या किया? एंजाइम की कैटालिसिस को अफेक्ट किया। ठीक है ना, इसने एंजाइम के काम को क्या कर दिया? बंद कर दिया, रोक दिया, स्लो कर दिया, है कि नहीं? दूसरा जो इनहिबिटर होगा, हाँ, उसको आप बोलोगे बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव। दूसरे वाले को बोलोगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये बेटा क्या है ना, इसमें नॉन लिखा है। अच्छा, उसमें कॉम्पिटिटिव क्यों लिखा था? क्योंकि वो कंपटीशन कर रहा था। किससे? ओरिजिनल सबस्ट्रेट से। भाई वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट से प्रतिस्पर्धा कर रहा था ना। वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट के जाके जुड़ने से पहले ही जाकर एंजाइम की एक्टिव साइट में
जुड़ जाता था, तो उसका कंपटीशन था ना किससे, ओरिजिनल सबस्ट्रेट से। अच्छा क्यों वो कंपटीशन करता था, क्योंकि उसका शेप भी ओरिजिनल सबस्ट्रेट के शेप के जैसा था, इसलिए वो उससे कंपटीशन कर सकता था। ठीक है ना, उसको पता था कि मैं भी जाकर एक्टिव साइट में फिट हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट उसके जैसा ही मेरा भी शेप है, इसलिए वो कंपटीशन कर रहा था। यहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव लिखा हुआ आपकी बार, इट मीन्स कि ये कंपटीशन नहीं करेगा, ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट से कंपटीशन नहीं करेगा ये वाला इनहिबिटर। क्यों, क्योंकि इसका जो शेप है वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट के शेप के जैसा, उल्टा इसका है बिल्कुल ना, इसका शेप ओरिजिनल सबस्ट्रेट के शेप के जैसा नहीं है। जब इस टाइप के इनहिबिटर का शेप ओरिजिनल सबस्ट्रेट के शेप के जैसा नहीं है तो ये जाकर एक्टिव साइट में फिट नहीं हो पाएगा। अगर ये एक्टिव साइट में फिट नहीं हो पाएगा तब तो जाकर सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा, और तब तो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन भी जाएगा। तब इसने कहाँ फिर प्रभावित किया, तो ये क्या करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं कि मान लो ये एंजाइम था और ये मान लो एंजाइम का एक्टिव साइट था, तो ये जो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये मान लो किसी और शेप का है, मान लो ये इस तरह का कोई शेप है, इसका ऐसे कोई शेप का है, किसी भी शेप का है, ठीक ना, सपोज करो किसी भी शेप का, ऐसे शेप का है, ऐसे शेप का गोल है ना, तो अब ये यहाँ नहीं फिट हो सकता, तो ये जाकर एंजाइम की बॉडी में कहीं और पर किसी भी जगह पर जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जुड़ने की कोशिश करेगा, जुड़ेगा। ठीक है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ओरिजिनल सबस्ट्रेट के शेप के जैसा नहीं होता। इसको पता है कि ये जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है इसके शेप के जैसा इसका शेप नहीं है, इसलिए ये इससे कंपटीशन नहीं कर सकता, ये आकर यहाँ पर नहीं घुस सकता। कौन, ये वाला तो आकर यहाँ जाता था, क्योंकि ये कैसा होता था, ऐसा होता था जैसा ये है, ठीक है ना, ओरिजिनल सबस्ट्रेट की तरह। तो ये बेटा क्या करेगा, अब ये कोई और रास्ता अपनाएगा, ये किसी और तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, दिस नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच टू अदर पार्ट एनी अदर एरिया ऑफ दिस एंजाइम बॉडी। ठीक है ना, अगर मान लो कि आकर यहाँ पर जुड़ जाए कहीं पर, मान लो यहाँ जुड़ गया, यहाँ पर आके जुड़ गया, तो इसके जुड़ने से क्या होगा, जो ये एक्टिव साइट है इसका शेप कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जब ये जाकर घुसेगा कहीं पर तो उससे क्या होगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट का शेप है उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, और एक्टिव साइट का शेप जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, और जब वो बिगड़ जाएगा, अभी मान लो इसको थोड़ा बड़ा कर दो ना, अभी इतना बड़ा, ठीक है ना, तो एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप बिगड़ गया। अब जब एक्टिव साइट का शेप बिगड़ गया तो उसका जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो अब अपने एक्टिव साइट में फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका शेप बिगड़ चुका है, एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है। बहुत सिंपल सी बात है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का शेप ओरिजिनल सबस्ट्रेट के शेप के जैसा नहीं होता, इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट में जाकर जुड़ नहीं सकता। तो वो किस तरह से बिगाड़ेगा अब एंजाइम के काम को, कि वो जाकर एंजाइम के आगे पीछे से कहीं से भी जुड़ेगा, और उसके जुड़ने की वजह से जो एंजाइम की बॉडी का ओवरऑल जो फिगर है, जो पूरे बॉडी का जो शेप है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और जो एंजाइम की एक्टिव साइट का जो रूप होगा, जो संरचना होगी, जो शेप होगा, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और जिसकी वजह से अब जो इस एंजाइम का ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो अब उस एक्टिव साइट में ठीक से फिट नहीं हो पाएगा, और ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब ES कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर हम बोलेंगे कि एंजाइम की जो कैटालिसिस है वो क्या हो गई है, वो स्लो हो गई है, एंजाइम काम करना कम कर चुका है, या फिर स्लो हो गया है एंजाइम का काम, है ना। तो इस तरह से ये एंजाइम की मैकेनिज्म को प्रभावित करता है। तो ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है इससे, ये इससे कंपटीशन नहीं कर रहा है, लेकिन ये कहीं और से किसी और तरीके से जाकर एंजाइम पे जुड़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ रहा है कि एंजाइम की एक्टिव साइट का शेप क्या हो जा रहा है, बिगड़ जा रहा है। ठीक है ना बेटा। तीसरा जो रहेगा, तीसरा जो है बेटा उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन ये क्या होता है जी, देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन पर दो बाइंडिंग साइट होती है। कितनी बाइंडिंग साइट, दो तरह की बाइंडिंग साइट होती है। एक तो बाइंडिंग साइट नॉर्मल वाली है, कौन सी, एक्टिव साइट, जहां पर आकर कौन जुड़ता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है, अकॉर्डिंग टू नेचर सबस्ट्रेट वहां पर आकर क्या होता है, जुड़ता है। एक और बाइंडिंग साइट होती है कुछ एंजाइम्स में, सब में नहीं होती। उस बाइंडिंग साइट को बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। उस बाइंडिंग साइट को, उस अटैचमेंट वाले एरिया का क्या नाम रखा गया है, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है ना। जो एलोस्टेरिक साइट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बताया कि ये एंजाइम की ये है एक्टिव साइट, और मान लो ये देखो यहाँ पर ये जो है ये है एलोस्टेरिक साइट।
सारे एंजाइम्स में नहीं होता है ऐसा, कुछ में होता है, ठीक है ना। ये तो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है, और ये जो जगह है इसको बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट, ठीक है ना। अब ध्यान ये रखना बच्चों कि एक्टिव साइट में तो आकर कौन जुड़ता है, एंजाइम का सबस्ट्रेट जुड़ता है। यहां पर आकर कौन जुड़ेगा जी, सबस्ट्रेट जुड़ेगा ना। उसी तरीके से जो ये वाली साइट है, जिस अलग तरह की साइट है एलोस्टेरिक साइट, जिसका नाम रखा गया है, एलोस्टेरिक साइट में जो चीज जुड़ती है आकर उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। क्या बोलेंगे जी, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, जो चीज आकर वहां जुड़ेगी उसको मॉड्यूलक या मॉड्यूलेटर कहा जाता है। मॉड्यूलेटर आकर कहां पे जुड़ेगा, एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेगा। सबस्ट्रेट आकर कहां जुड़ेगा, एक्टिव साइट पे जुड़ेगा, ठीक है ना। अब ये मॉड्यूलेटर जो होते हैं ना, यानी मॉड्यूलेटर जिस साइट पे जुड़ेंगे उसको एलोस्टेरिक साइट कहेंगे, और वो एंजाइम जिनमें एलोस्टेरिक साइट पाई जाएगी उसको एलोस्टेरिक एंजाइम कहेंगे। सारे एंजाइम्स एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं होते, क्योंकि सारे एंजाइम्स में एलोस्टेरिक साइट नहीं पाई जाती। जिनमें पाई जाएगी उनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम कहेंगे, क्योंकि उनमें एक्टिव साइट तो सारे एंजाइम्स में है ही, तो एक्टिव साइट के अलावा ये भी साइट है अगर, तो वो एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम कहलाएंगे। और एलोस्टेरिक साइट पर मॉड्यूलेटर आकर अटैच होता है। मॉड्यूलेटर भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंजाइम की को इनहिबिट नहीं करता, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता नहीं, स्लो नहीं करता, बल्कि वो उसको क्या करता है, बढ़ाता है। और नेगेटिव मॉड्यूलेटर जो होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर क्या करता है, सपोज करो कि कोई एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट पहले से ही बिगड़ी हुई है। किसी एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ा सा कुछ ऐसा बिगाड़ है, कुछ ऐसा गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वहां पर उसका जो सबस्ट्रेट है वो फिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अगर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर आकर एलोस्टेरिक साइट में जुड़ेगा तो उसके इफेक्ट से एंजाइम की जो बिगड़ी हुई एक्टिव साइट का शेप है वो ठीक हो जाएगा और आकर ओरिजिनल सबस्ट्रेट उससे जुड़ जाएगा। सारी बात मेरी ध्यान से सुनो तो तभी लिख पाओगे एग्जाम में। इसको लिखना है तो उसको ध्यान सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर क्या करेगा, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर अगर आकर एलोस्टेरिक साइट में जुड़ता है तो एंजाइम की बिगड़ी हुई एक्टिव साइट का शेप क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और जब सही हो जाएगा तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट आकर उस एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा और यस कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से क्या हुआ, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर ने एंजाइम की जो क्रियाशीलता है, जो उसकी एक्टिविटी है, उसको इंक्रीज कर दिया। एंजाइम की मैकेनिज्म में एंजाइम की कैटालिसिस को उसने क्या किया, प्रमोट किया ना, उसको और इंड्यूस किया, घटाया नहीं, ठीक है ना। और नेगेटिव मॉड्यूलेटर क्या करेगा, नेगेटिव मॉड्यूलेटर इसी के जैसा होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह। नेगेटिव मॉड्यूलेटर जब जाकर एक्टिव साइट में फिट होता है तो उसके प्रभाव से जो सही एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट पहले से सही होती है, वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव मॉड्यूलेटर है तो नेगेटिव मॉड्यूलेटर के एलोस्टेरिक साइट में जुड़ने की वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट के शेप में चेंज हो जाता है और शेप बिगड़ जाता है और ओरिजिनल सबस्ट्रेट आकर अब वहाँ पे ठीक तरीके से फिट नहीं हो पाता और यस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। इसको आप क्या बोलते हो, ओवरऑल ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में एलोस्टेरिक साइट के बारे में लिखते हैं, मॉड्यूलेटर के बारे में लिखते हैं। मॉड्यूलेटर दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर अच्छा होता है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को ठीक करता है। नेगेटिव मॉड्यूलेटर एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। नेगेटिव मॉड्यूलेटर एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंजाइम की एक्टिव साइट के बिगड़े हुए स्ट्रक्चर को ठीक कर देता है, ठीक है ना। और अगला जो हो जाएगा, फोर्थ जो हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, और फोर्थ जो हो जाएगा लास्ट फैक्टर, लास्ट टाइप का इनहिबिटर, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे फीडबैक इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, फीडबैक इनहिबिशन। देखो जो इनहिबिटर्स थे वो चार टाइप के थे, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, एक तरह का प्रोसेस है, और फीडबैक इनहिबिशन ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है ना। फीडबैक में क्या होता है, देखो एंजाइम के एक्टिव साइट में आकर सबस्ट्रेट जब अटैच होता है तब सबस्ट्रेट को एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज करता है, ठीक है, अच्छी बात है। कभी कभी एंजाइम्स के थ्रू होने वाले इन रिएक्शंस में बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ही अपने एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करने लगता है, रोकने लगता है। वो प्रोडक्ट जो बना उस एंजाइम की वजह से ही बना, क्योंकि उस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज किया एंजाइम की बदौलत। वो जो प्रोडक्ट बना वो अपने ही एंजाइम के काम को क्या करेगा, रोकेगा, उसको स्लो करने का
कोशिश करेगा, ठीक है ना। ऐसा कभी कभी होता है जैसे कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, हमारी सेल में सेल्यूलर रिस्पायरेशन जब होता है तो वहाँ पर जो उसका पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जो पहला स्टेप है रिएक्शन का, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉर्मेशन, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या होता है जानते हो ना, क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यही बनता है ना, पहला स्टेप यही है ना ग्लाइकोलिसिस का। उसके बाद फिर आगे फ्रक्टोज, फिर आगे और कुछ। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बनने के दौरान यहाँ पर जो एंजाइम यूज करते हो तुम लोग, वो है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है, ग्लूकोज। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसने इसको इसमें चेंज करवाया, लेकिन ये जो बना, अब ये इसी को एक्टिव करने, इसी को इनहिबिट करने लगे। ये जो बना प्रोडक्ट वो अपने एंजाइम को ही, जिसकी बदौलत वो बना, उसको ही वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, उसकी ही एक्टिविटी को स्लो कर रहा है, उसको ही काम करने से रोक रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोलोगे, इस घटना को क्या बोलोगे, इस फेनोमेना को बोलोगे फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन ना, ये उल्टा इसी को बैक जाकर अपने एंजाइम को ही इनहिबिट कर रहा है, इसको काम करने से रोक रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलते हो, फीडबैक इनहिबिशन बोलते हो। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो हाँ ठीक है ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है, ये तो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज ना, इसने इसको जल्दी से, ये जाकर इसकी एक्टिव साइट में फिट हुआ, उसके बाद इसको इसने चेंज कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ना, ये दोनों जुड़े, ES कॉम्प्लेक्स बना, फिर EP कॉम्प्लेक्स बना, फिर इसका काम खत्म, ये निकल गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। लेकिन ये नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो बना EP कॉम्प्लेक्स जब बना था, तो E जो है उसको P ने यानी प्रोडक्ट ने क्या करने लगे, वो उसको इनहिबिट करने लगा, यानी प्रोडक्ट अपने ही एंजाइम को क्या करने लगा, काम करने से रोकने लगा, ठीक है ना। ताकि अब अच्छा, अगर एंजाइम नहीं काम करेगा तो फिर यही प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसी के मॉलिक्यूल्स का बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर हेक्सोकाइनेज एंजाइम को ये इनहिबिट करेगा तो यही तो नहीं बनेगा, खुद ही तो ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये होता है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो ये सब क्या थे, एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप अपने अनसॉल्व्ड को देखिए, अनसॉल्व्ड को देखो अपने, जब अनसॉल्व्ड को खोल के देखोगे, देखो कितनी बार ये कोई में पूछा जाता है आपके जूलॉजी बॉटनी के पेपर्स में, ठीक है ना। इसकी PDF मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है पूरी, उसको आप लोग लिख भी रहे होंगे, आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। ये लास्ट लेक्चर था इस टॉपिक का, एंजाइम का, ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है।